एक सुंदर सा जंगल में कालू कौवा एक टूटे फूटे झोपड़ी बनाया था। कालू कौवा की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और कालू कौवा के दो बेटे थे। कालू कौवा कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार था। एक दिन कालू कौवा अपने बड़े बेटे राजू से कहता है, राजू बेटा, अब मेरी मौत नजदीक आ गई है बेटा। अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम अपने छोटे भाई बबलू का ध्यान रखना बेटा। और हाँ बेटा, जो अपना पपीते का बगीचा है उसका अच्छे से ख्याल रखना बेटा। और समय समय पर पानी देते रहना ताकि पपीते का फल अच्छी खासी हो। मेरी बात समझ में आई राजू बेटा? पिताजी, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा पिताजी। अभी तो आपका उम्र आराम करने का समय आया है पिताजी। देखिए पिताजी, हम दोनों भाई अब बड़े हो गए हैं। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है पिताजी, सिर्फ आपको आराम करना है। फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, राजू भैया सही बोल रहे हैं। आप आराम कीजिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर हम सब अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप इस तरह से बातें मत कीजिए। बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं है बेटा। अगर ईश्वर चाहते तो मैं दुनिया में रहता, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते हैं बेटा। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो मैं कितने महीनों से बीमार हूँ। और हाँ बेटा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम दोनों भाई पूरी जिंदगी मिलजुल कर रहना बेटा। और एक दूसरे से कभी भी झगड़ा मत करना बेटा। समझ में आई बात मेरी? हाँ पिताजी, हम दोनों भाई अच्छे से रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरह से बातें मत कीजिए पिताजी। पिताजी, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, ईश्वर है ना, ईश्वर सब ठीक कर देंगे पिताजी। बेटा राजू, बेटा बबलू, जो हमारे पपीते का बगीचा है, तुम दोनों उस पपीते को अच्छे से देखभाल करना और पपीते को बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाना बेटा। और तो और बेटा, बहुत बड़ा महल भी बनाना और तुम दोनों उस महल में अच्छे से रहना। समझे बेटा मेरी बात? मैं चाहता हूँ तुम दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजरे। मेरी बात समझ में आई तुम दोनों को बेटा? पिताजी, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरह से बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? बेटा, अब ईश्वर के पास जाने का समय आ गया है। तुम दोनों अच्छे से रहना और खुशी खुशी से जीवन बिताना बेटा। इतना बोलकर कालू कौवा अपना दम तोड़ देता है। राजू भैया, पिताजी को क्या हो गया? अपनी आंखें क्यों बंद कर लिए? बबलू, पिताजी अब जिंदा नहीं रहे। पिताजी अब ईश्वर के पास चले गए हैं। अब पिताजी ईश्वर के पास से कभी वापस नहीं आएंगे। मत रो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ मेरे भाई। नहीं, ये कैसे हो सकता है राजू भैया? मैं कैसे रहूंगा पिताजी के बिना? ईश्वर को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। पहले माँ को अपने पास बुला लिए, फिर पिताजी को। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे राजू भैया? पिताजी को बोलो उठने के लिए। मैं कैसे रहूंगा पिताजी के बिना? राजू भैया, आप बोलिए पिताजी को उठने के लिए। राजू भैया, मेरे भाई बबलू, चुप हो जाओ। अब से हम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और हाँ, हम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई अच्छे से रहेंगे मिलजुल कर और काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
लेकिन राजू भैया, हम दोनों आगे कैसे बढ़ेंगे? हम दोनों को देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बबलू, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी क्या बोले थे पपीते बेचकर कुछ करने का? तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों करते हो बबलू मेरे भाई? सब ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। फिर कुछ हफ्ते गुजर जाने के बाद राजू अपने भाई से कहता है, बबलू मेरे भाई, चलो बगीचे में पपीता तोड़ने और पपीते को तोड़कर हम लोग बाजार में बेचेंगे। ठीक है राजू भैया, चलो बगीचे में। फिर दोनों पक्षी बगीचे में चले जाते हैं। राजू भैया, इस बगीचे में कितने सारे पपीते लगे हुए हैं। मैं तो पहली बार इतना सारा पपीता देख रहा हूँ। बबलू, ये पिताजी का मेहनत का फल है। पिताजी कहते थे अगर जो दिल से मेहनत करेगा उसे ढेर सारा फल मिलेगा। अपनी आंखों से अच्छे से देख लो बबलू, पिताजी का मेहनत का फल है। अगर पिताजी इस बगीचे में पपीता नहीं लगाते तो ना जाने हम लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। तुम्हें याद है ना बबलू अच्छी तरह से पिताजी क्या बोले थे इस पपीते के बारे में? हाँ राजू भैया, मुझे अच्छी तरह से याद है पिताजी क्या बोले थे। मेहनत कर पपीते को बाजार में बेचना और अच्छी खासी बहुत बड़ा महल बनाना और खूब बड़ा पक्षी बनना और मेहनत कर आगे बढ़ते रहना। हाँ बबलू, तुमने सही कहा। हम दोनों भाई को बहुत मेहनत करना होगा, तब जाकर हम लोग बड़े बड़े महल बना सकेंगे और अच्छी खासी अपना जीवन बिता सकेंगे। अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं किए फिर बुढ़ापे में जीवन बिताना मुश्किल हो जाएगा, समझे बबलू? फिर हम लोगों को कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो बबलू, पिताजी कितनी कड़ी मेहनत करके ये बगीचा खरीदे हैं, तब जाकर ये पपीते का बगीचा खरीदाया है, वरना हम सब सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था हम दोनों भाई पिताजी को बुढ़ापे में सेवा करें। हाँ राजू भैया, आज हम दोनों भाई बड़े हुए हैं तो ईश्वर हमारे पिताजी को अपने पास ले गए। कितनी ज़्यादा खुशी मिलती हम दोनों भाई को आज पिताजी जिंदा होते तो और उनके लिए कुछ करते तो। लेकिन अफसोस, ईश्वर को हम दोनों भाई पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। माँ को तो ईश्वर ने बचपन में ही छीन लिया और अब पिताजी को। हाँ बबलू, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो बगीचे से पपीते लेकर घर, अब शाम होने वाली है। ठीक है राजू भैया, चलो पपीते लेकर घर। फिर दोनों पक्षी बगीचे से पपीता लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। बबलू, हम दोनों भाई कल चलेंगे बाजार में पपीते बेचने, और वैसे भी अब कुछ घंटे के बाद रात भी हो जाएगी। अगर हम लोग अभी जाएंगे तो हमारा पपीता नहीं बिक पाएगा। हाँ राजू भैया, तुमने सही कहा। ठीक है, तब कल हम लोग बाजार चलेंगे पपीते बेचने, अब रात भी होने वाली है। फिर रात से दिन हो जाती है। बबलू, चलो बाजार पपीते लेकर। ठीक है राजू भैया, चलो। फिर दोनों पक्षी बाजार में पपीते लेकर चले जाते हैं और दोनों पपीते बेचने लगते हैं। पपीते ले लो पपीते, 50 रुपए पीस है। पपीते ले लो पपीते। पपीते ले लो पपीते। पपीते ले लो पपीते, 50 रुपए पीस है। हमारे पपीते बहुत मीठे हैं, पपीते ले लो पपीते। फिर दोनों पक्षी इसी तरह पपीते बेचकर बहुत बड़ा महल बना लेते हैं और दोनों भाइयों की अच्छी खासी जिंदगी चलने लगती है। राजू भैया, इस महल को देखकर लग रहा है काश आज हमारा पूरा परिवार रहता, हम सब कितने खुश होते। पिताजी ये सब देखकर झूम उठते हैं, हम दोनों भाइयों को गले से लगा लेते हैं। हाँ बबलू, तुमने सही कहा, लेकिन कोई बात नहीं, पिताजी की यादें हम दोनों भाइयों के दिल में बसती है, इससे अच्छी जगह और कहाँ होगी बबलू। हाँ राजू भैया, तुमने सही कहा।
दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से बुलबुल कबूतर आती है। वो देखती है इतना बड़ा महल किसका है। वो तुरंत उस महल के अंदर आती है। ये महल किसका है? ये हमारा महल है, हम दोनों भाई हैं। अरे वाह, ये महल आपका है। आपने बहुत सुंदर बनाया है ये महल को। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं। दरअसल इसलिए मैं आई थी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। आपके माँ पिताजी कहाँ हैं? मैं आपके माँ पिताजी से बात करना चाहती हूँ इस रिश्ते के लिए। रिश्ता? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ पिताजी दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। क्या ये बात सुनकर आप रिश्ता करना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे अफसोस लग रहा है। खैर, ये सब बातें छोड़े, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन आपकी बेटी का शादी मेरी छोटे भाई से होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर है। लेकिन राजू भैया, मेरी शादी कैसे होगी? सबसे बड़े तुम हो, सबसे पहले शादी तुम्हारी होनी चाहिए, फिर मेरी क्यों? मैं ये शादी नहीं करूँगा। बबलू, ये शादी तुम कर लो, अच्छा घराना से रिश्ता आया है। और वैसे भी जब तुम्हारी हो जाएगी तो मैं भी 1-2 महीने के बाद कर लूँगा। इसमें दिक्कत क्या है बबलू? लेकिन राजू भैया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, समझे तुम? और वैसे भी तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, ये शादी कर लो बबलू, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है राजू भैया, अगर तुम इतना ज्यादा जिद कर रहे हो तो मुझे ये शादी मंजूर है। आंटी जी, बबलू शादी के लिए तैयार हो गया है। कल हम लोग बारात लेकर आएंगे। और हाँ, आप चिंता मत कीजिएगा, दहेज में हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये शादी बेफिक्र होकर कीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, हमारा सर का बोझ हल्का हो गया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अपने घर। फिर बुलबुल कबूतर अपने घर आ जाती है। नैना, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है बहुत बड़ाने घर में। तुझे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहाँ कार बंगला सब है। अब तुम महारानी जैसा रहना, ठीक है? लेकिन माँ, इतने बड़े घर में रिश्ता कैसे लगा? अब जैसे भी लगा, अब खुशियाँ मनाने का दिन आ गया है। और हाँ, जो मैंने कहा है, शादी के बाद उसे जरूर निभाना। उस बंगले पर सिर्फ हम दोनों का हक होना चाहिए। समझ में आई बात नैना? हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूँगी। ठीक है, कल सब लोग आएंगे बारात लेकर। ये शादी कल ही हो जाएगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर रात से दिन हो जाती है। फिर दोनों पक्षियों की थोड़ी देर में शादी हो जाती है और वे सब अपने घर वापस आ रहे थे। फिर थोड़ी देर में अपने महल में पहुंच जाते हैं। बबलू जी, आपका ये महल बहुत सुंदर है। मैं पहली बार इस तरह का महल देख रही हूँ। कितनी मेहनत लगी होगी ये महल बनाने में। हाँ नैना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये महल बनाने में। हम दोनों भाइयों ने मिलकर इस महल को बनाया है। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत लगी है इस महल को बनाने में। फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद नैना कहती है, बबलू जी, आप अपने भाई को खाने में जहर मिलाकर दे दीजिए। फिर वे मर जाएंगे तो फिर इस महल पर हम लोग राज करेंगे। फिर इस जंगल का सबसे बड़ा राजा पक्षी हम लोग कहलाएंगे। समझे आप बबलू जी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बातें बोलने की? मेरे घर को तू संभालने आई हो कि बिगाड़ने? निकलो निकलो यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ, समझे तुम? तुम्हारा रिश्ता यहाँ से खत्म हो गया है। जिसकी सोच इतनी गंदी है वो पूरी जिंदगी मेरे साथ क्या गुजारेगी? ऐसा कभी भी मैं नहीं होने दूंगा, समझे तुम? जाओ यहाँ से, निकलो मेरे महल से, यहाँ दोबारा कभी मत आना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, निकलो यहाँ से, खड़ी की हो। फिर नैना वहाँ से चली जाती है। इधर राजू अपने पपीते के बगीचे से अपने महल वापस आ जाता है। बबलू, नैना कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। राजू भैया, मैंने उसे इस महल से बाहर निकाल दिया है। उसकी सोच बहुत ज्यादा गंदी थी। उसने सिर्फ इस महल के लिए शादी की थी।
क्या बबलू, इतना बड़ा धोखा? ये दोनों माँ बेटी इतने ज्यादा घटिया निकलेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और तो और राजू भैया, उसने तो ये भी कह दिया था आपको जहर देकर मार डालने के लिए, इसलिए मैंने उसे महल से बाहर हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अगर मैं उसे इस महल में जगह दे देता तो इस महल को और हम दोनों को बर्बाद कर देती, और हम दोनों का प्यार और इस महल एक झटके में सब खत्म कर देती। इसलिए मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। खैर, बला टल गई, जो हो गया उसे भूल जाओ बबलू। हम दोनों भाई अच्छे से हंसी खुशी से मिलजुल कर रहेंगे। फिर दोनों पक्षी मिलजुल कर हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।